20वीं सदी में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। इसे लाखों लोगों को भूखमरी से बचाने का क्रेडिट दिया गया, तो वहीं इस पर लाखों लोगों को गरीबी और हताशा में धकेलने का इल्जाम भी लगा। तो हरित क्रांति की असली कहानी क्या है? आइए इस उलझी हुई विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हीरो से। 1970 में जब नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार मिला तो पूरी दुनिया ने एक तरह से राहत की सांस ली। उनकी बनाई ज्यादा उपज वाली गेहूं की किस्मों ने एक ऐसे भविष्य का वादा किया जहां अकाल शायद बीते जमाने की बात हो जाती। ये उम्मीद का एक बहुत बड़ा सिंबल था। लेकिन बहुत जल्द एक दूसरी कहानी भी सामने आने लगी। वंदना शिवा जैसे आलोचकों ने एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश की। उनका कहना था कि ये क्रांति सबके लिए हरी नहीं थी, इसने तो सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े संकटों को जन्म दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि एक ही घटना को इतने अलग अलग नजरियों से कैसे देखा जा सकता है? बस यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। देखिए, हरित क्रांति सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए एक बहुत अहम केस स्टडी है। ये हमें एक ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जब हम दुनिया की बड़ी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में होने वाले बुरे नतीजों से कैसे बच सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें 20वीं सदी के बीच के दौर में लौटना होगा। दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और बड़े पैमाने पर भुखमरी का खतरा वो बिल्कुल असली था। भारत जैसे देश अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ नया, कुछ बड़ा करने की सख्त ज़रूरत थी। और फिर बदलाव की शुरुआत हुई। इसकी जड़ें थीं 1943 में मेक्सिको में शुरू हुए रॉकफेलर फाउंडेशन के एक कृषि कार्यक्रम में। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा और 1956 आते आते मेक्सिको गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर 1966 में भारत ने वही चमत्कारी बीज आयात किए और जो उसके बाद हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये एक धमाका था। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। सिर्फ एक साल के अंदर भारत की गेहूं की फसल 11.3 मिलियन टन से बढ़कर 16.5 मिलियन टन हो गई। ये लगभग 50% की बढ़ोतरी थी। पहली बार भारत खाद्य आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा था। आंकड़ों के हिसाब से तो ये एक जबरदस्त सफलता थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। ये जो चमत्कार था, इसकी एक कीमत थी, एक सामाजिक और आर्थिक कीमत, जिसे अक्सर बड़ी बड़ी बातों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। असली समस्या यहाँ थी। हरित क्रांति सिर्फ बीजों की कहानी नहीं थी, ये एक पूरा पैकेज था। ज्यादा उपज वाली किस्में, जिन्हें HYVs कहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा रासायनिक खाद और पानी की जरूरत पड़ती थी, और ये सब काफी महंगा सौदा था। सिर्फ बड़े जमींदार जिनके पास पैसा और साधन थे, वो ही इस नई तकनीक को अपना सकते थे, और छोटे किसान वो पीछे छूट गए। और इसका नतीजा ग्रामीण समाज में एक गहरी खाई बन गई। अमीर और अमीर होते गए, जबकि छोटे किसान मुकाबला करने के लिए जूझते रहे। कई लोगों ने तो महंगे बीज और खाद खरीदने के लिए कर्ज लिया, अपनी जमीनें गंवा दी और भूमिहीन मजदूर बनने पर मजबूर हो गए। ये सिर्फ आर्थिक असमानता नहीं थी, ये समाज के ताने बाने का टूटना था। सामाजिक नतीजों के अलावा एक और कीमत चुकानी पड़ी, जो शायद और भी ज्यादा खतरनाक थी। हमारे पर्यावरण की कीमत। जिस क्रांति ने खेतों को हरा भरा करने का वादा किया था, उसने जमीन पर गहरे जख्म भी छोड़े। इस क्रांति की फसलें बहुत प्यासी थीं। गेहूं और चावल जैसी ज्यादा पानी की खपत वाली फसलों पर जोर देने से सिंचाई की मांग आसमान छू गई। आज की तारीख में भारत में कृषि सेक्टर कुल ताजे पानी की मांग का लगभग 91% हिस्सा इस्तेमाल करता है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और इसने एक बहुत बड़े संकट को जन्म दिया है। पंजाब का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसे हरित क्रांति का दिल माना जाता है। एक वक्त था जब किसानों को पानी के लिए सिर्फ 10 फीट खोदना पड़ता था। आज उन्हें 200 फीट से भी ज्यादा गहरा खोदना पड़ रहा है। जमीन के नीचे का पानी यानी भूजल खतरनाक दर से नीचे जा रहा है। इससे उस पूरे इलाके की खेती का भविष्य ही खतरे में पड़ गया है, जिसने कभी पूरे देश का पेट भरा था। और फिर केमिकल्स की बात आती है। एक ऐसा दुष्चक्र बन गया जिसे केमिकल ट्रेडमिल कहते हैं। मतलब एक ही फसल बार बार उगाने से मिट्टी के कुदरती पोषक तत्व खत्म हो गए, तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा सिंथेटिक खाद डालनी पड़ी।
इससे कीड़े मकोड़े और भी जिद्दी हो गए, उन पर दवाइयों का असर कम होने लगा, तो और भी ज्यादा जहरीली कीटनाशकों की जरूरत पड़ी। मिट्टी की सेहत लगातार गिरती चली गई। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बहुत कीमती चीज हमेशा के लिए खो गई। कुछ गिनी चुनी ज्यादा उपज वाली किस्मों पर ध्यान देने के चक्कर में भारत ने अनुमान के मुताबिक चावल की 1 लाख से ज्यादा देसी किस्मों को खो दिया। ये जैव विविधता का एक बहुत बड़ा विनाशकारी नुकसान था, जिसने हमारे पूरे खाद्य सिस्टम को बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के आगे और भी ज्यादा कमजोर बना दिया। शायद हरित क्रांति का सबसे दुखद और अमानवीय चेहरा पंजाब की कैंसर एक्सप्रेस है। ये एक ट्रेन का नाम पड़ गया है जो कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए एक अस्पताल तक ले जाती है। कई लोग इस इलाके में कैंसर की बढ़ती दरों को मिट्टी और पानी में कीटनाशकों और भारी धातुओं की जबरदस्त मौजूदगी से जोड़ते हैं। ये उस क्रांति की एक भयानक विरासत है जिसने जिंदगी बचाने का वादा किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस क्रांति के तथाकथित जनक नॉर्मन बोरलॉग खुद इन खतरों और सीमाओं से अनजान नहीं थे। उनकी अपनी चेतावनियां अक्सर कहानी से गायब कर दी जाती हैं। अपने 1970 के नोबेल पुरस्कार भाषण में भी बोरलॉग ने चेताया था कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। उन्होंने माना कि ये शब्द शायद बहुत आशावादी था और ये क्रांति सभी फसलों या सभी किसानों तक नहीं पहुंची थी। वो जानते थे कि काम अभी अधूरा है। बोरलॉग ये भी समझते थे कि सिर्फ विज्ञान ही काफी नहीं है। वो अक्सर सरकारी बाबुओं और राजनीतिक सुस्ती से अपनी निराशा जाहिर करते थे। वो जानते थे कि असली स्थायी तरक्की के लिए सिर्फ बेहतर बीज ही नहीं, बल्कि बेहतर नीतियां, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है। तो ये सारे सबक हमें आज कहाँ ले जाते हैं? हरित क्रांति की नाकामियों ने खेती के भविष्य के बारे में एक नई सोच को जन्म दिया है। एक ऐसा भविष्य जो ज्यादा टिकाऊ और सबके लिए बराबर हो। अब चर्चा है सदाबहार क्रांति की। ये आइडिया भारत के कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने दिया था। ये एक ऐसे दृष्टिकोण की बात करता है जो सिर्फ पैदावार पर नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका लक्ष्य है पर्यावरण की सेहत और सामाजिक बराबरी को एक साथ लेकर चलना। यहाँ दोनों के बीच का फर्क साफ है। हरित क्रांति का लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा पैदावार जो केमिकल और एक ही तरह की फसल पर निर्भर था। वहीं सदाबहार क्रांति का लक्ष्य है टिकाऊ समृद्धि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम, जैव विविधता और बराबरी पर केंद्रित है। ये सिर्फ ज्यादा खाना उगाने के बारे में नहीं है, ये एक सेहतमंद और न्यायपूर्ण खाद्य सिस्टम बनाने के बारे में है। और यही आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमने ये तो सीख लिया कि अरबों लोगों का पेट कैसे भरना है, लेकिन क्या हम ये सीख पाए हैं कि ये काम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और समाज को बांटे बिना कैसे किया जाए? हरित क्रांति ने हमें दिखाया कि उत्पादन संभव है। अब चुनौती ये देखने की है कि क्या हम समृद्धि को भी संभव बना सकते हैं, किसानों के लिए, समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए।